वेलकम टू द चैनल लेट्स क्रैक इट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम आए हैं एक वीडियो की रिगार्डिंग जो कि आपकी लास्ट अकाउंटिंग रिवीजन की रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है टर्म 1 से पहले। सो क्लास 12 के रिगार्डिंग ये वीडियो है। जस्ट 3 दिन ही बचे हैं आपके एग्जाम को और इस वीडियो से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपको भूलते थे या आपने नहीं पढ़े थे। तो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है पार्टनरशिप, शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग रेशो। मोस्टली सारे ही टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, लेकिन वही ज्यादा इंपॉर्टेंट कवर करेंगे जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन कंफ्यूजन बच्चों को थियोरी में ही होती है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विद दिस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए कि आने वाले ऐसे यूजफुल कंटेंट आपको मिलता रहे। तो जस्ट पहले हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे। ये सारा पार्टनरशिप का सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हम बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही डिस्कस करेंगे ब्रीफली। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन यानी कि पहले हमने मीनिंग लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी। पार्टनरशिप होता क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड, जो एग्री होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो हमें जनरल सा मीनिंग है, ये तो पता ही है, लेकिन मेन बात कहां पर आती है? इसके एक्ट पर। बच्चों को ये भूल जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट की डेट क्या है। कंफ्यूजन उसकी डेट में होती है, वो भूल जाते हैं। ये एक्ट की डेट जरूर याद रखिएगा। मैच द कॉलम्स में या एमसीक्यू में ऐसी डेट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1932 इसकी डेट है। बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं? कंपनीज एक्ट की जो डेट है वो होती है 1956, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। पार्टनरशिप एक्ट की डेट क्या है? 1932, लेकिन कंपनीज एक्ट की है 1956। ये याद रखिएगा। अब प्रिंसिपल कैरेक्टर इसका पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है? लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इवन बिजनेस को जब जरूरत पड़े तो वो उनके पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी अपने लोन्स को पूरा करती है। क्लियर? सो एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? ये प्रिंसिपल एक्चुअल कैरेक्टर है जिसकी पार्टनरशिप, मेन पार्टनरशिप जिस पर लाइक करती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक आपने सुना होगा LLP 2009 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट जरूरी होता है कि कम से कम एक पर्सन की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। मेन डिफरेंस इनमें यही है और ये कंपनीज एक्ट के फीचर के साथ बहुत मैच करती है। क्लियर? तो लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है इन दी पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप में। क्लियर? एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है? ये एसोसिएशन होती है फॉर 2 और मोर पर्सन। एग्रीमेंट इसमें होता है। एग्रीमेंट के अलावा कोई भी पर्सन, अगर दोनों एग्रीमेंट के में से ही आते हैं, चाहे वो ऑरल हो चाहे वो रिटन हो, एग्रीमेंट बनकर ही दो पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं। क्लियर? और ये एग्रीड भी होने चाहिए आपस में। क्लियर? और उसके साथ एसेंशियल्स एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस से होती है। कैरिड ऑन बाय ऑफ सच बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके सारे मीनिंग में ये चीज है और इसके फीचर्स भी मेन इंपॉर्टेंट यही होते हैं। क्लियर? और इसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं और इंक्लूडिंग लॉसेस आल्सो। लेकिन एक बात जो है बच्चों को नहीं पता, होप आपको पता होगी, क्या होता है कि जब लॉसेस होते हैं तो इसमें जो अकाउंट बनता है, अकाउंट की भी बात करेंगे, अकाउंट बनता है वो क्या होता है? 2 अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, वो तब बनता है जब प्रॉफिट्स होते हैं। इनकेस जब लॉसेस हो जाते हैं तो एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, सिंपल प्रॉफिट। उसकी हेडिंग में मेन ओनली प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। और लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही होती है सभी पार्टनर्स की इसमें। क्लियर? पर्सन्स एंटर इनटू, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को जो नहीं पता होती, कि जो पर्सन एंटर होते हैं पार्टनरशिप में वो उनको पार्टनर्स बोला जाता है। और ये मेन कंफ्यूजन जिसमें होती है, बिजनेस जो पार्टनरशिप का होता है उसे फर्म बोला जाता है, कंपनी नहीं बोला जाता। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट मैंडेटरी। मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रजिस्ट्रेशन फर्म की है, पार्टनरशिप फर्म की है, वो मैंडेटरी नहीं होती, बट रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज मैंडेटरी, वो मैंडेटरी होती है। क्लियर? अब कंपनी फर्म जो है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में मेन कंफ्यूजन होती है। पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50।
पार्टनर प्राइवेट कंपनी की अगर बात की जाए, कंपनी, अब कंपनी जो होती है प्राइवेट और पब्लिक बोथ होती है। प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200, और अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। एलएलपी जो है 2009, जो मैंने आपको अभी बताया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है कि इसके मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट नो लिमिट होती है। यही मेन इनमें डिफरेंस है। क्लियर? एक तो नंबर में और एक इनकी लायबिलिटी में। क्लियर? इसमें लिमिटेड होती है, उसमें अनलिमिटेड होती है। क्लियर? अब पार्टनरशिप डीड की बात करें तो फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेन थिंग इज दैट द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स विल बी गवर्न्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल अगर दोनों एग्रीड है, म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब दोनों पार्टीज आपस में एग्रीड है कि वो पार्टनर्स बनना चाहते हैं, कोई प्रेशर के बिना, उनमें म्यूचुअल कंसेंट है, तो उस एग्रीमेंट को एक्चुअली क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। क्लियर? अब इसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। सो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ, क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड जो होती है, अगर वो चाहते हैं कि रजिस्टर करें तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं किया, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो केस फाइल नहीं कर सकते अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया। मे नॉट नहीं रजिस्टर, अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर किया है दे कैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर? अब इन दी एब्सेंस ऑफ, जब भी एब्सेंस होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, तो फिर रूल्स कौन से लगते हैं? उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, उस केस में क्या होता है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड। कोई इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं पे किया जाता। जो एक्सपेंस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका एक्सपेंस है, खर्चा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। नो इंटरेस्ट ऑफ ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज। जो फर्म के लिए क्या है? इनकम है, उसके लिए क्या है? इनकम है। क्लियर? ड्राइंग्स ली है पार्टनर से, कोई भी बिजनेस से ड्राइंग्स की है, उन पर इंटरेस्ट जो है फर्म चार्ज करती है, जो उसके लिए इनकम होती है। क्लियर? नो सैलरी, फी, बोनस, कमीशन इज टू पे टू द पार्टनर्स। और पार्टनर्स को नहीं पे करना, लेकिन कोई एम्प्लॉय है, मैनेजर है, तो वो जरूर करना है उसे, वो उसके लिए चार्ज बन जाता है। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू बी पेड बियर्ड बाय 6% रेट। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, बच्चों को इस चीज में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एडवांस क्या होता है? लोन फ्रॉम या लोन टू क्या होता है? इट इज द लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। जब भी लोन एडवांस बाय द पार्टनर की बात आती है, बाय और टू में डिफरेंस क्या होता है? जब भी बाय की बात आती है, बाय पार्टनर्स, लोन बाय पार्टनर्स, उसमें केस में क्या होता है? पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया होता है, और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म को, पार्टनर को देना पड़ता है। उसके लिए वो चार्ज है, एक्सपेंस है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे देना ही पड़ता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप भूल जाते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि 3 दिन पहले आपकी रिवीजन हो जाए। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, जो कि होता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट इन केस ऑफ लॉसेस ओनली, मैंने ये पहले भी स्टार्टिंग में भी पॉइंट आपको बता दिया कि इन केस ऑफ लॉसेस ओनली पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, नॉट एप्रोप्रिएशन वर्ड नहीं लगता अकाउंट के पीछे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स, उसके बाद क्या बनता है? पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होता है वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, जो कि क्या जानने के लिए होता है? कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का बैलेंस कितना है। क्लियर? अब सोल प्रोप्राइटरशिप में और इसमें डिफरेंस यही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही कैपिटल होती है और वो सीधा बैलेंस शीट पे जाती है, लेकिन इसमें पार्टनर्स नहीं, पार्टनर्स होते हैं, इस वजह से अलग अलग कैपिटल्स होती हैं, उनको कितना मिला, कितना दिया, इसीलिए हम अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 2 टाइप के बन सकते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ पार्टनर की कैपिटल डाली जाएगी। क्लियर? कैपिटल के रिगार्डिंग कैपिटल विड्रॉन कराए या एडिशन कराए या सिर्फ वही। करंट अकाउंट में क्या है? बाकी सारे ट्रांजैक्शन, सैलरी उसको मिली या कुछ भी और एडिशन उसने दिया या लिया वो मिलता, वो आता है। क्लियर? लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट ही सिर्फ बनाया जाता है, उसमें ही सारा कुछ आ जाता है।
उसके बाद लास्ट पे बनती है बैलेंस शीट, टू नो द बैलेंस ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म। क्लियर? अब इस केस में क्या होता है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द P&L अकाउंट, जो भी नेट प्रॉफिट होते हैं P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। जब भी P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले ये जरूर देखा जाता है कि क्या ये तीन चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड चार्ज जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं या नहीं। मैनेजर की कमीशन, पार्टनर का रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर नहीं किए तो ये जरूरी होता है कि पहले इनको प्रोवाइड किया जाए, फिर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, बिकॉज दीज थ्री आर चार्ज, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, नॉट फॉर एप्रोप्रिएशन। क्लियर? तो आगे आ जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता क्या है, जब ओल्ड एग्रीमेंट एंड हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर? क्या होता है कि सर्कमस्टांसेस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्यों होते हैं, क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्यों जरूरत पड़ी, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये याद रखिएगा कि सर्कमस्टांसेस क्यों आते हैं, कि रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा से बनाने की जरूरत क्यों पड़ी पार्टनरशिप को, क्यों पड़ी, क्योंकि पहला एग्रीमेंट जो था ओल्ड था, वो ओल्ड हो चुका था, जिसमें नई चीजें चेंज हुई, उनकी वजह से वो फिट नहीं बैठ रही थी, तो नया एग्रीमेंट बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी। अब फिट क्यों नहीं बैठी, इन वजह से, ये जो नीचे दी गए हमारे पास चीजें हैं, इनकी वजह से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुई, प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गई, जिसकी वजह से दोबारा एग्रीमेंट बनाना पड़ा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर, अमलगामेशन होता है जब एक और दो यानी कि या दो से ज्यादा फर्म्स आपस में मिलकर एक नया बिजनेस बना लेते हैं, उसके बोलते हैं अमलगामेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। क्लियर? बट नॉट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता है जब फर्म ही खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है, बिकॉज इन दिस केस देयर इज एंड ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। डिसोल्यूशन जब होती है उस समय क्या होता है, फर्म ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये आपके टॉपिक नहीं है जो इस टर्म 1 के एग्जाम में आएगा, सिलेबस में नहीं है, बट आपको नॉलेज होना जरूरी है कि ये सारे ऑप्शंस अगर उन्होंने ये डाल दिया तो ये आंसर नहीं होगा। अगर उन्होंने पूछा है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंज इन रेशियो, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को दोबारा रिन्यू करने की जरूरत कब पड़ती है, अगर उन्होंने इस ऑप्शन को डाला है तो ये याद रखिएगा कि ये केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब ही होता है फर्म का एंड होना। अगर पार्टनरशिप एंड हो रही है तो उसके चेंज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी करनी पड़ती है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करते हैं। फिर अकाउंटिंग फॉर गुडविल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर गुडविल की अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है वो भी इसमें कवर करेंगे हम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है रिजर्व्स का, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यू किया जाता है, उनमें चेंज क्या आया वो देखा जाता है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की भी एडजस्टमेंट की जाती है। अब इसमें क्या है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है, जब भी एक नया पार्टनर एडमिट करता है इन द फर्म, वो अपने साथ कैपिटल लेकर आता है और प्रॉफिट्स में वो हिस्सा बना लेता है, फर्म के प्रॉफिट्स होते हैं वो उसमें उसका शेयर बन जाता है। जब प्रॉफिट में उसका शेयर बन जाता है तो उस केस में क्या होता है, उसे बाकी पार्टनर्स को अपना शेयर जो है उसके साथ शेयर करना पड़ता है, प्रॉफिट का शेयर जो है उसके साथ शेयर करना पड़ता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, इसीलिए उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब ओल्ड रेशियो ज्यादा होती है उस केस में न्यू रेशियो से उसे बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो मेनली रिटायरमेंट में या डेथ के केस में की जाती है, जब भी एक पार्टनर जो है जा रहा होता है, रिटायर कर रहा होता है या मर गया होता है, तो उनका जो शेयर है, पहले वो 3 बंदे थे अब वो 2 रह गए, तो वो जो शेयर है बच रहा है अब 2 में वो शेयर कर रहे हैं, तो इट मींस वो गेन कर रहे हैं मेनली,
तो गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, उस केस में उल्टा हो जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप क्या है? अब नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फर्म अराइजेस इन फॉलोइंग केसेस। क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज। बिकॉज क्या हुआ? सेम उसी की तरह क्या हुआ? गुडविल की अब इस केस में क्या है, चाहे मर रहा है या डेथ हो रही है, डिसॉल्व भी हो रही है, तब भी डिसोल्यूशन के केस में भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाता है। क्लियर? ये याद रखिएगा, बाकी पॉइंट सेम ही है। नाउ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड कौन कौन से हैं जब भी हमें गुडविल को वैल्यूएशन करना होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जब एवरेज प्रॉफिट की बात आती है तो उसमें दो मेथड्स हैं, चाहे तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर ले, चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर ले। अब कैपिटलाइजेशन की जब बात आती है तो कैपिटलाइजेशन जो है हम दो मेथड से कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट से या सुपर प्रॉफिट से। क्लियर? अब इस केस में क्या है, इनके स्टेप बहुत जरूरी हैं जो आपको पता हो, और इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। एवरेज प्रॉफिट जो है इसमें क्या होता है, प्रॉफिट विच यू आर गोइंग टू हैव रेगुलरली एवरी ईयर। एवरेज प्रॉफिट का एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि जो प्रॉफिट रेगुलरली आने वाले कुछ सालों में आप लेने वाले हो, अर्न करने वाले हो, उसका मीनिंग है एवरेज। एवरेज निकालते हो जब आप क्लास के एवरेज निकालना चाहते हो, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्लास के एवरेज फाइंड करना चाहते हो, कितने नंबर ऑफ एवरेजली कितने नंबर है, तो वो एवरेज हम निकालते हैं ना टोटल का। क्लियर? सम हमें पता होना चाहिए, टोटल पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इयर्स, जितने नंबर ऑफ इयर्स के लिए निकाल रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे ही एवरेज प्रॉफिट होता है, उसमें क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट्स हमें पता होंगे, नंबर ऑफ इयर्स जितने भी हमें निकालने के लिए बोला है पता होंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम उनके एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी ईयर कंटिन्यू योर प्रॉफिट, कि आप अपने प्रॉफिट्स को कितने नंबर ऑफ इयर्स तक कंटिन्यू रखना चाहते हो। इन केस ऑफ परचेज इज नॉट गिवन, यू विल टेक इट वन, आपको उसे वन लेना है, ये याद रखिएगा। क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो क्या होते हैं, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। अब टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स कैसे निकाला जाता है, ये पहले आपको निकालेंगे, तभी आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल पाएंगे। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स। वेट्स आपको गिवन होते हैं, उसको आप प्रॉफिट्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, उनका टोटल करेंगे, समेशन लगा हुआ है इसीलिए, तो वो आपके पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स आ जाएंगे। फिर आप टोटल ऑफ वेट्स के साथ उसको डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आप निकाल सकते हैं गुडविल। गुडविल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अगर आपको फॉर्मूले भूल गए जरूर याद करके जाइएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड की। एक्सेस प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न बाय अ फर्म ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितने भी अबव आप प्रॉफिट्स अर्न करते हैं उन्हें बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। क्लियर? अब इसके रिगार्डिंग क्या है कि ये एवरेज प्रॉफिट, आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, वही यूज होता है इसमें, फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। उसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 100। अब नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे बनता है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है कैपिटल बैलेंस, एंड कैपिटल बैलेंस जो आपको गिवन होगा, रिजर्व्स जितने भी फर्म के रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स प्लस हो जाएंगे, अगर लॉसेस है तो माइनस हो जाएंगे। और या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में एसेट दे दिए जाते हैं, लायबिलिटीज दे दिए जाते हैं, इसको एसेट्स को लायबिलिटी से एसेट से लायबिलिटी को माइनस करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। जब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऐसे पता चल जाएगी तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद आप सुपर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? फिर उसके बाद आप गुडविल फाइंड कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये आपको इसके रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर जाइएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की।
तो कैपिटलाइजेशन जैसे कि दो मेथड्स है ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट है तो क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करनी है। फाइंड करने कैसे है, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट हमने अगर निकाल लिए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देना है, वो हमारे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। उसके बाद हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है, जो कि सेम मेथड से करनी है जिस मेथड से हमने इसमें फाइंड की थी सुपर प्रॉफिट पे। और इन केस अगर हमें ये चीजें नहीं गिवन तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले, उसके बाद गुडविल कैसे निकालनी है। अब इसमें क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास प्रॉफिट्स की आ गई यहाँ पर, उससे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे और वो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल। क्लियर। अब जब सुपर प्रॉफिट की बात आती है तो सिंपल हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट तक सेम एज इट इज फाइंड करना है जैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड में करते हैं, और उसे मल्टीप्लाई बाय 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देना है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, अब कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट यू आर अर्निंग, जो हम एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इफ ऑन द सेम एवरेज प्रॉफिट अदर फर्म, कोई और फर्म जो है आउटसाइड फर्म है वो अर्न करना चाहती है, तो उसे कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में। हम निकालते जरूर है सम्स, लेकिन हमें मीनिंग नहीं पता होते कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल में हम निकालते इसलिए है क्योंकि हमें पता लगाना होता है कि कितनी एक्चुअल में कैपिटल रिक्वायर्ड है अगर कोई और अर्न करना चाहता है सेम एज इट इज जितना हम अर्न कर रहे हैं। क्लियर, आगे पढ़ते ये छोटी सी नॉलेज पर्पस के लिए लिखा गया पॉइंट था जो आपको पता होना जरूरी है। क्लियर। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का कैसे किया जाता है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा याद रखिएगा जब भी पार्टनर एक आता है, कोई भी न्यू पार्टनर आता है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है या कुछ भी होता है, उस केस में क्या होता है कि पार्टनर जो है अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, उसको शेयर जो है बाकी पार्टनर्स के साथ बांटना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग उसको प्रीमियम उनको देना पड़ता है, कंपनसेट करना पड़ता है कि उनके साथ वो शेयर कर सके अपना प्रॉफिट, उसे कंपनसेट करना पड़ता है। तो कंपनसेट करने के लिए हम फाइंड करते हैं गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो डेबिट होते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गेनिंग पार्टनर इन केस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डेबिट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, चाहे रिटायरमेंट का केस है, चाहे एडमिशन का केस है, चाहे गेनिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है, कोई भी केस है, उस केस में हमेशा याद रखिएगा पूरी अकाउंटिंग पार्टनरशिप के रिगार्डिंग गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, वो डेबिट होते हैं, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, इन वजह से कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल ही रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ फर्म में। क्लियर, ये हमेशा याद रखिएगा, ओनली परचेज गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड। ओनली एग्जिस्टिंग पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू शेयर द गुडविल। जो पार्टनर लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल एज अ इन फेवर ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं वही शेयर करते हैं, हु हैव सैक्रिफाइस, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, नॉट गेनिंग पार्टनर। क्लियर। अब समटाइम्स व्हेन इनकमिंग पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द कैश एनी प्रीमियम फॉर द गुडविल, अगर कोई भी इनकमिंग पार्टनर नया आया है जो पार्टनर वो नहीं ला सका गुडविल एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो क्या होता है, गुडविल शुड नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स में बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता कि वो गुडविल नहीं लेकर आया या लेकर आया, झूठ मूठ का नहीं दिखाया जाता, बिल्कुल भी उसके रिगार्डिंग बात नहीं की जाती। उस केस में क्या होता है, सिंस इट इज इनहेरेंट, वो हिडन गुडविल होती है। हमने हिडन गुडविल का कंसेप्ट भी किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिडन गुडविल के रिगार्डिंग ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पार्टनर अपना अनेबल, वो लेकर नहीं आया न्यू पार्टनर एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ट्रीटमेंट क्या करना है उसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू हियर। क्लियर, ये याद रखिएगा।
अब व्हेन इनकमिंग पार्टनर पे एनी प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली भी पे कर दिया है टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तब भी कोई एंट्री नहीं डालनी। ये याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हिडन गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप अकाउंट्स की इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब भी नया पार्टनर आता है, एडमिट होता है पार्टनरशिप में, तो उस समय क्या किया जाता है, रीवैल्यूएशन की जाती है एसेट्स की और लायबिलिटीज रीअसेस किए जाते हैं। और उस केस में क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है। चलिए, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ, ये ओपन किए जाता है किस पर्पस के लिए, जब भी ये डेबिट होता है तो उस केस में क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो रिड्यूस हुई होती है, तब उसे डेबिट किया जाता है। जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं उस केस में इसको डेबिट किया जाता है। इन केस जब एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है उसे क्रेडिट किया जाता है, जब लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तब उसे क्रेडिट किया जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग जो आ सकते हैं। क्लियर? अब इसका जो डिफरेंस होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्रॉफिट और लॉस, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब भी डेबिट होता है तो उसकी एंट्री ये बनती है, जब भी ये क्रेडिट होता है तो उसकी एंट्री ये बनती है। When partner agreed that revalued figure, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। जब भी पार्टनर्स क्या होते हैं, एग्री हो जाते हैं कि रीवैल्यूड वैल्यूज जो हैं एसेट्स और लायबिलिटी की हम शो नहीं करना चाहते बैलेंस शीट में, तो उस केस में क्या होता है कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है और बैलेंस शीट एज इट इज बन जाती है, जो प्रीवियस वाली होती है, कोई चेंज नहीं होता। तब बनाया जाता है क्या, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रिजर्व्स की इन द बैलेंस शीट। अब जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है या एडमिशन होती है तो रिजर्व्स जो होते हैं बैलेंस शीट में ऑलरेडी, उनको क्या किया जाता है, जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है, कोई भी रिजर्व है बैलेंस शीट में, तो उसे क्या कर दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में उन्हें बांट दिया जाता है, उसे दे दिया जाता है। न्यू पार्टनर को नहीं मिलता, ना ही न्यू रेशियो में मिलता है, ओनली विद द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत जरूरी होता है। When no agreement in the old partner will continue to have interest at the old profit sharing ratio, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर एडमिट हुआ है और कोई एग्रीमेंट नहीं था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग, तो क्या किया जाता है कि ओल्ड पार्टनर जो होते हैं उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ कंटिन्यू करते हैं, ओल्ड रेशियो के साथ ही। ये याद रखेगा। अब हिडन गुडविल का पॉइंट फिर से आ गया। हिडन गुडविल कब अराइज होती है, मेनली मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, पता कैसे चलता है कि हिडन गुडविल कितनी है, कितना अमाउंट ऑफ गुडविल इंक्लूड है उसकी कैपिटल में, तो ऐसे पता चलता है। इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल, जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, और इसमें से क्या हो जाता है, हमारी जो कैपिटल एक आ जाती है, बहुत बड़ी टर्म आ जाती है, और उसमें से क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है कैपिटल्स। जितने भी ओल्ड पार्टनर थे या इनकमिंग पार्टनर है वो अपनी कैपिटल लेकर आया है, उसकी सारों का टोटल जो है इसमें से माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अकाउंट शेयर कैपिटल। तो आपका जो शेयर कैपिटल है इसी कंपनीज अकाउंट का, कंपनीज एक्ट का पार्ट है, जिसका एक्ट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ 1956। अब ये शेयर कैपिटल के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन इस कंपनीज एक्ट, कंपनीज अकाउंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कुछ हद तक। अब इसके फाइलिंग फीचर्स क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल ससेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी,
डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, नॉट अ सिटीजन, ये एक सिटीजन नहीं होती। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स भी किए जा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, इसमें बुक्स भी मेंटेन किए जाते हैं। पीरियोडिक ऑडिट भी होता है इनका। राइट ऑफ असेस टू इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। क्लियर। अब ये कंपनी जो है ये अलग अलग टाइप्स की होती है। स्टैट्यूटरी कंपनी होती है जो किसी भी एक लॉ के अंडर आती है, कवर होती है, इसमें लॉ के थ्रू बनती है। अब गवर्नमेंट कंपनी भी होती हैं जिनका 51% शेयर होल्डिंग उनके पास होता है, उन्हें बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनीज। फॉरेन कंपनीज, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनी। अब रजिस्टर्ड कंपनी आगे 2 टाइप की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड और अनलिमिटेड वर्ड यूज किया जाता है। और जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज होती हैं इनका पार्ट होती है। इस केस में भी 2 टाइप की कंपनी आगे आ जाती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। क्लियर। अब ये तो छोटा सा पार्ट हो गया, लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जिनकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत जरूरी है। लाइक कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि हुए इन द कंपनीज एक्ट 2013 में, क्योंकि ये एक्ट तो बना 1956 में, लेकिन इसके जो है ये दोबारा से इसको बहुत सारे चेंजेस हुए इन 2013 के एक्ट में। वो कौन कौन से चेंजेस थे वो हम पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट सबसे बड़ा चेंज था ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी की, एक पर्सन भी कंपनी को इंट्रोड्यूस बना सकता है, स्टार्ट कर सकता है, कि ये एक इंट्रोडक्शन की गई नए कंसेप्ट की। क्लियर। अब ये क्या है कि उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में जो है चेंज किया गया। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 कर दिए गए और मैक्सिमम 200, जो पहले 50 थे। पब्लिक कंपनी जो थे 7 थी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, और नो लिमिट कर दी इस केस में। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। अब जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की बात की जाए तो इन केस ऑफ 1956 प्राइवेट कंपनी कुड स्टार्ट इट बिजनेस इमीडिएटली अपॉन द रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन private company were not required to obtain certificate of commencement of business from the concerned registrar of the companies under the section 1949 Companies Act 1956। अब इस केस में क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है अपना जो इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के बाद, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद। और प्राइवेट कंपनी वर नॉट रिक्वायर्ड, उसको कोई रिक्वायर्ड नहीं था कि ऑब्टेन करे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर 1956 के उससे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब यही चीज जो है लेकिन पब्लिक कंपनी जो थी उसको, प्राइवेट को ये थोड़ी सी छूट थी कि वो जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन क्या था कि बिजनेस कैन नॉट बी इमीडिएटली स्टार्टेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। क्लियर। उसको पहले एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फ्रॉम रजिस्टर लेना जरूरी था। क्लियर। लेकिन अब क्या है कि ये पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, private limited company have share capital cannot commence business until it has to obtain certificate of commencement। वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लिए बिना बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है। बट ए पब्लिक और प्राइवेट कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है। अब ये शेयर कैपिटल जिसके पास थी वो था, लेकिन जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो, उसके लिए क्या है, रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एनी अदर फॉर्मेलिटीज और मे कमेंस दिस बिजनेस एक्टिविटी इमीडिएटली। वो स्टार्ट कर सकती है ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो उसके बाद रिसेंटली बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अब क्या हुआ कि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हैज बीन रिमूव्ड। अब ये रिमूव ही कर दिया गया। अब रिसेंटली क्या है, इसकी कोई जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट 2015 में। क्लियर। मतलब अभी के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब कुछ स्ट्रिगेंट पेनल्टीज हैं फॉर कंपनी इनवाइटिंग और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कुछ कठोर पेनल्टीज डाली गई हैं। क्या है कि इन 2013 वाज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेनल्टी, कोई भी फाइन के रिगार्डिंग वो बिल्कुल साइलेंट थी। लेकिन क्या हुआ कि कंपनीज अमेंडमेंट 2015 के रिगार्डिंग एक नया
पेनल्टी का रूल डाल दिया गया फॉर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज दैट इनवाइट और एक्सेप्ट रिन्यू डिपॉजिट्स कॉन्ट्रवेनिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर। अभी इसी को जो है थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, ये आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अमाउंट को याद रख सकते हैं कि कितनी पेनल्टी पड़ती है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका जो बोर्ड रेजोल्यूशन है अब क्या कर दिया उन्होंने, कैन नॉट बी असेस्ड पब्लिकली असेस नहीं कर सकते। अब डिविडेंड जो है डिक्लेयर बाय द कंपनी हैविंग लॉसेस कैन नॉट डिक्लेयर, वो डिक्लेयर नहीं कर सकते डिविडेंड। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, वो अभी क्या है लॉसेस के केस में डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जो लोन होता है कैन बी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, लोन जो है पहले नहीं किया जा सकता था, अब ये है किया जा सकता है, कैन बी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नंबर में भी चेंज आया है, क्या है कि पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये याद रखिएगा, और मैक्सिमम थे 12, लेकिन प्राइवेट के केस में 2 होने चाहिए और मैक्सिमम सेम था 12। अब जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, इन द मैक्सिमम नंबर 15 हो गए दोनों के, और मिनिमम सेम रहेंगे जो ऑलरेडी पहले थे। क्लियर। अब एक और एडिशन नया चेंज किया गया, दैट इंक्लूड्स द मैंडेटरी प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और बोर्ड जो है लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी का होना जरूरी है, और मिनिमम एक वुमेन जो है वुमेन डायरेक्टर का होना भी जरूरी कर दिया, और जो और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और जेंडर इक्वलिटी आ सके इसलिए उन्होंने ये सब किया। अब एक टेबल है, टेबल एफ और टेबल ए। टेबल एफ इज रिलेटेड विद 2013 और टेबल ए इज रिलेटेड विद 1956। इसके रिगार्डिंग आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अलॉटमेंट जो है टू सब्सक्राइबर्स विद इन 2 months आफ्टर इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी है इन केस ऑफ 2013, लेकिन पहले ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। और इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर विद इन 2 months करना जरूरी है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पहले था ये टाइम पीरियड 3 months आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्लियर। अब टेबल एफ के अकॉर्डिंग इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफरी और ट्रांसमिशन जो है 1 month के अंदर, आफ्टर 1 month के बाद जो है करना जरूरी है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है उसके 1 month के बाद, ये विद इन उसके अंदर करना जरूरी है, लेकिन पहले का टाइम था 2 months का। अब फी ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सेवरल शेयर सर्टिफिकेट की पहले अभी है 20 rupees ईच सर्टिफिकेट बियॉन्ड द फर्स्ट, लेकिन पहले थी 1 रुपए ईच सर्टिफिकेट आफ्टर द फर्स्ट। अब जो फी फॉर इंश्योरेंस ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है इन केस ऑफ डिफेस्ड, लॉस, डिस्ट्रॉयड और टर्न ऑफ, लॉस हो गया या डिफेस्ड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उस केस में क्या है पेमेंट ऑफ फीस क्या है 20 rupees पर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, बट पहले था 2 rupees पर शेयर सर्टिफिकेट। इश्यू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर एट पार और प्रीमियम जो है वो एट द डिस्क्रिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स के द्वारा ही होता है, लेकिन पहले ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है। डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी लीव्ड ऑन कॉल इन एरियर्स जो है, कॉल इन एरियर पर डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट जो है 10% है अभी, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहले भी अभी ये बहुत सारे एमसीक्यूज टेस्ट पेपर्स में देखा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको ये रेट पता होना बहुत जरूरी है कि जो कॉल इन एरियर्स पर जो डिफॉल्ट रेट पड़ता है, इंटरेस्ट रेट पड़ता है वो कितना है 10%, लेकिन पहले पड़ता था 5%, ये याद रखिएगा आप। डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन कॉल इन एडवांस, एडवांस में जो पे किया जाता है वो 12% है अभी, पहले था 6%। क्लियर। उसके बाद आ जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये डिफरेंस ना जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इन केस ऑफ 1 person कंपनी, जब भी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर किया जाता है इन 1 person कंपनी क्या होता है, नॉमिनी विल बी एंटाइटल्ड, नॉमिनी एंटाइटल करना बहुत जरूरी है
to the shares, dividend, right and liabilities beyond becoming member बनने के लिए सच नॉमिनी मेनली इसमें यही है कि नॉमिनी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। 1% कंपनी तो कोई प्रोविजन भी नहीं होगी। क्लियर? ई वोटिंग राइट पहले ऐसा था ही नहीं, क्योंकि 1956 के अकॉर्डिंग ई वोटिंग के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा नहीं किया गया प्रोसेस। लेकिन अभी क्या है, मेंबर्स में एक्सरसाइज हिज वोट एट अ मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। क्लियर? इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन 108, ये याद करके जरूर जाइएगा कौन से सेक्शन के अंदर है ये, 108 सेक्शन के अकॉर्डिंग ये है। क्लियर? और एक ही बार वोट डाल सकते हैं, कोई भी ऐसे कुछ भी गलत नहीं हो सकता इसमें। क्लियर? Power of company to have official seal for use other outside India। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन कंपनी में एक्सरसाइज द पावर कॉन्फ्रेंस बाय सेक्शन 50 के रिगार्डिंग पहले ऐसा रूल था, ऑफिशियल सील का था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया इस रूल में, तो हम पुराने वाला ही मानकर चलेंगे। कॉमन सील जो है इट इज ऑप्शनल फॉर कंपनी टू हैव कॉमन सील, लेकिन पहले मैंडेटरी था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कॉमन सील के रिगार्डिंग, पहले मैंडेटरी था अब ऑप्शनल आ गया। क्लियर? अब बात करते हैं शेयर्स की। अब दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये तो हमें पता है। तो शेयर प्रीमियम वंस रिक्वायर्ड कैन नॉट बी कैंसल। शेयर प्रीमियम जो है अगर एक बार रिसीव हो गए तो कैन नॉट बी कैंसल, दोबारा हम कैंसिल नहीं कर सकते इन केस ऑफ जब भी शेयर कैंसिल होते हैं। क्लियर? फॉरफिट होते हैं। अब बात करते हैं शेयर्स की, थोड़ा सा बात करते हैं। अब ऑन डिस्काउंट जो है, अभी शेयर्स जो है डिस्काउंट पर नहीं इशू किए जाते, हमें पता है, लेकिन शेयर कैन ओनली बी इशूड एट पार और प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52। हमें ये चीज पता है, डिस्काउंट पर अब नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पर शेयर। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट पर सिर्फ और सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स ही इशू किए जाते हैं। क्लियर? इन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 जो है, अभी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, सिर्फ पार पर या प्रीमियम होते। सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग जो है, शेयर इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो आर रिस्ट्रिक्टेड टू इशू एट डिस्काउंट। रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, अभी उनको रोक लगा दी गई कि वो डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, बट डिबेंचर्स कैन इशू एट डिस्काउंट आल्सो। क्लियर? सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग shares can be issued at discount only at sweat equity share but only to the employees not to the public। ये याद रखिएगा, सिर्फ एम्प्लॉयज को कर सकते हैं, पब्लिक को नहीं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट है 1999 के अकॉर्डिंग ये चीज कही गई है। क्लियर? सेक्शन 52 के रिगार्डिंग अब थोड़ा सा अगर आपको सेक्शंस भूल भी जाते हैं, ये मेन पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा जो मैंने इस पेज में लिखे हैं। शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते अकॉर्डिंग टू द 2013। क्लियर? और पार पर और प्रीमियम पर कर सकते हैं, और डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं एट डिस्काउंट। क्लियर? अब सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग अब एक चीज होती है, व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम फॉर प्रीमियम एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड इज यूज। ये याद रखिएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड यूज किया जाता है। टेल अस अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, कि ये बताता है कि हम सिक्योरिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व जो है इसके 5 यूसेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व SPR। क्लियर? 5 यूसेस कौन कौन से हैं? फुली पेड अप बोनस शेयर, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस की। शेयर्स जो होते हैं और डिबेंचर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? शेयर्स जो होते हैं वो ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, और डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं। इनके पास ऑनरशिप सिक्योरिटी होती है और इनके पास क्रेडिटशिप सिक्योरिटी होती है। ये डिविडेंड रिसीव करते हैं और ये इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। अब बात करते हैं बोनस शेयर की। बोनस शेयर आर ऑलवेज फुली पेड अप, नॉट एट डिस्काउंट, नॉट एट प्रीमियम। ये हमेशा फुली पेड अप होते हैं। ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं एग्जिस्टिंग, उनको ऑफर किए जाते हैं। ओनली टू द ऑनर्स इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट टू द प्रेफरेंस। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कभी भी इश्यू नहीं किए जाते, ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं राइट इशू और बोनस इशू। इन ऑर्डर नॉट टू डिल्यूट ऑनरशिप, प्री एम्प्टिव राइट
पहला राइट जो है जो दिया जाता है न्यू इशू का, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसे बोलते हैं राइट इशू। और बोनस इशू जो होता है गिवन फ्री टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये फ्री में दिए गए शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं। शेयर्स और स्टॉक के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं, तो ये जो शेयर्स होते हैं कैन बी पार्टली पेड अप और कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शंस, लेकिन स्टॉक होते हैं कैन नॉट बी पार्टली पेड अप और कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। और ये जो होते हैं शेयर्स नॉट सीरियली नंबर्ड, और लेकिन ये स्टॉक जो होते हैं वो सीरियली नंबर्ड होते हैं। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर की बात करें तो ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी किया जाता है, लेकिन सरेंडर ऑफ शेयर जो होते हैं ऑन पार्ट ऑफ इंडिविजुअल कोई पर्सन करता है। क्लियर? और जो फॉरफिट ऑफ शेयर होते हैं डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफिटर शुड ओनली बी एट द लिमिटेड होता है, जितना उसने कंपनी को लॉस बियर किया है उतना ही फॉरफिट में जो है उसे प्रोवाइड किया जाता है, उतना ही फॉरफिट किया जाता है। क्लियर? मेनली इसका यही कंसेप्ट होता है, डिस्काउंट उतना ही दिया जाता है जितना कंपनी ने लॉस बियर किया है। क्लियर? ये याद रखिएगा। सरेंडर ऑफ शेयर्स जो होता है ऑन पार्ट ऑफ इंडिविजुअल होता है। रिटर्न ऑफ शेयर वॉलंटरी होता है बाय द शेयर होल्डर। सरेंडर करना खुद से करता है ना, कोई कंपनी तो नहीं करेगी ना, और कंपनी कैन एक्सेप्ट सरेंडर ऑफ शेयर ओनली व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, जब ऑथराइज किया गया है आर्टिकल में कि वो एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? व्हेन एरियर इज ऑन प्रीमियम STR इज डेबिटेड व्हेन नॉट पेड एंड फॉरफिटेड। ये याद रखिएगा कि एरियर्स जो है प्रीमियम में तभी लिया जाता है जब STR इज डेबिटेड व्हेन नॉट पेड एंड फॉरफिटेड। क्लियर? प्रेफरेंस शेयर की बात की जाए तो इसका जो मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड होता है वो क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर शुड बी रिडीम्ड आफ्टर 20 years और 30 years व्हेन द प्रोजेक्ट इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये याद रखिएगा कि रिडम्पशन का जो टाइम है वो आफ्टर 20 years है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग काम है तो वो 30 years है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज ओनली यूज फॉर रिडीमिंग द प्रेफरेंस शेयर, और in India neither redeemable preference shares nor redeemable preference share are issued। ये याद रखिएगा कि इंडिया में जो है ना ही irredeemable preference share और ना ही redeemable preference share यूज किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में जो है ना ही irredeemable preference share ना ही redeemable यूज किए जाते हैं। अब डिबेंचर्स जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। सो अगर बात करें भी रेशियोज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके जो आइडल रेशियो है ये याद रखिएगा, और फॉर्मूला तो आपको पता ही होंगे, ये डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। फॉर्मूले जो है आपको इनके याद करके जाने हैं। करंट रेशियो का आइडल रेशियो है 2:1। क्विक रेशियो का जो, क्योंकि अब इनके जो अलग अलग नाम है ना इसमें लिखे गए वो जरूर याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है एक्चुअली ये। लिक्विडिटी रेशियो जो होती है उसके अंडर आते हैं करंट रेशियो, क्विक रेशियो जिसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, ऑब्सोल्यूट लिक्विडिटी, सुपर क्विक रेशियो, डिफेंसिव जो आपके सिलेबस में नहीं भी है वही वो भी डाले गए रेशियो है और इनमें क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? तो इसीलिए ये डाले गए हैं कि आपको नॉलेज प्रोवाइड की जा सके। लिक्विडिटी रेशियो जो होती है वो एबिलिटी मेजर करती है टू एबिलिटी टू मीट द इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए लिक्विडिटी रेशियो बनाई जाती है। क्लियर? और इसकी आइडल रेशियो है 2:1। क्विक रेशियो जो है, क्विक और लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो, इसकी आइडल रेशियो है 1:1। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी या सुपर क्विक रेशियो की आइडल रेशियो है 1:2। क्लियर? डिफेंसिव इंटरवल रेशियो जो कि आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, लेकिन हायर द रेशियो मोर सेफ्टी ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ये पॉइंट है इसका कि इसका आइडल रेशियो तब होता है जब जितना ज्यादा हायर रेशियो है उतनी ज्यादा सेफ्टी होती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को। अब बात करें लीवरेज रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो, जो लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए मेजर की जाती है। अब इसमें डेट इक्विटी रेशियो की आइडल रेशियो है 2:1। शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो है इसका पार्ट, लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर इक्विटी, शेयर होल्डर नेट वर्थ रेशियो, ये सारे फॉर्मूले इसमें डाले गए हैं। अगर आपको ये मटेरियल
ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डाली गई हैं। क्लियर? ये सारी रेशियोज को आपको पढ़ना है। आगे इसके पार्ट क्या है, अब इसी में जो आपकी लीवरेज रेशियो है, इसी में जो है कैपिटल गियरिंग रेशियो भी इसका पार्ट है, फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड इसका पार्ट है, प्रोप्राइटरी रेशियो जो एक बिजनेस ऑनर के रिगार्डिंग रेशियो होती है वो भी इसका पार्ट है, और इनकी जो ये आइडल रेशियो है, आइडल जो है इनका रेशियो है वो जरूर पढ़कर जाइएगा। क्लियर? और उसके बाद इंटरेस्ट कवर भी इसका पार्ट है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी इसका पार्ट है, डिविडेंड कवर भी इसका पार्ट है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी डाले गए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर रेशियो जिसका दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो, एसेट मैनेजमेंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा रेट होता है और लोअर स्टॉक टर्नओवर पीरियड इज बेटर, इसमें बोला गया है कि हायर टर्नओवर रेशियो और लोअर स्टॉक टर्नओवर पीरियड इज बेटर। जितना हाई टर्नओवर होता है या फिर लोअर स्टॉक टर्नओवर पीरियड होता है वो अच्छा होता है, इसके बोला गया है। इन्वेंट्री रेशियो इसका पार्ट है जिसमें लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो है एक चेक किया जाता है। डेटर टर्नओवर रेशियो, हायर द रेशियो बेटर द पोजीशन। बैड डेट्स टू सेल रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। उसके बाद आ जाता है फिक्स्ड एसेट टू टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयमेंट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ जाती है। उसके बाद जो कि हमारा प्रॉफिट्स को कितने अर्न किए गए हैं वो असेस करती है। क्लियर? जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, कैश प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन शेयर्स फंड एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है ये चेक किए जाते हैं, इनके रेशियोज चेक किए जाते हैं। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाइएगा। ऑपरेटिंग रेशियो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटिंग वेदर द कॉस्ट कंटेंट इज हाई और लो इन फिगर ऑफ सेल्स, ये चेक किया जाता है कि सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो कॉस्ट कंटेंट है वो हाई है या लो है। क्लियर? इसमें मटेरियल कॉस्ट रेशियो निकाली जाती है, लेबर कॉस्ट रेशियो निकाली जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड रेशियो निकाली जाती है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो भी फाइंड करते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो भी फाइंड करते हैं, और ऑपरेटिंग रेशियो जो कि आपके टॉपिक में भी है। क्लियर? अब इनके रिगार्डिंग मार्केट बेस्ड रेशियो भी होती हैं। कुछ मार्केट बेस्ड रेशियो जो होती हैं उनमें जो है अर्निंग पर शेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो आ जाती है, और इसके रिगार्डिंग आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हायर ईपीएस अर्निंग पर शेयर मींस बेटर प्रोडक्टिविटी। क्लियर? ये पता होना बहुत जरूरी है आपको। क्लियर? उसके बाद आ जाती है, इसका ही पार्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसमें भी हाई पे आउट मीन्स लिबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है कि लिबरल है, पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल लिबरल है, कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। क्लियर? अगर लो पे आउट रिफ्लेक्ट्स कंजर्वेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, इससे इसका मतलब बताया गया है। क्लियर? मेनली उसके बाद डिविडेंड यील्ड रेशियो, बुक वैल्यू, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये सारे ऐसे रेशियोज हैं जो कि आपने कई नहीं भी किए होंगे और उनकी नॉलेज आपको मिल जाएगी। क्लियर? सो होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर जरूर बताइए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। थैंक यू।